ऑन माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप रिवीजन कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उस एग्ज़ाम के लिए आप यहां पर इस चैनल के माध्यम से आपको जीएस का पूरा रिवीजन कराया जा रहा है। और आशा करता हूं आप सभी लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट जो क्लास हमारी हुई वो इकोनॉमिक्स की हुई थी। इकोनॉमिक्स में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बताए थे। अब उसी क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको बहुत ज़्यादा जो मटेरियल दिया जा रहा है बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं वो, और सिर्फ एक शॉर्ट समराइज नोट्स आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जिन लोगों जो पहली बार पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जो रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए नोट्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए, और भी आपको बहुत ज़्यादा अपडेट देखने को मिलती रहेंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे जो फर्दर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं, क्योंकि समय कम है और हमें रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है। तो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी क्लास है ये, कोई भी मिस ना करिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहली क्लास में, मैं थोड़ा उसका रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद में मैं क्लास को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। सेकंड लेक्चर की तरफ आपको लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको रिवीजन करा देते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको अर्थशास्त्र में बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और उनका सुनियोजित रूप अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो यहाँ पर जो आपको उत्तर वहाँ पे ऑप्शन में लगाने होंगे वो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों ही चाणक्य के नाम है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी। तो यहाँ पर उनके विषय वस्तु थी राजनीति विज्ञान। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कितने तत्व बताए थे। तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 तत्व बताए थे। मैंने आपको बताया भी था, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाकर के उसको देख लीजिएगा एक बार। जो वो 7 तत्व कौन से थे। एसडीएम का राज, मैंने इस ट्रिक के माध्यम से उन 7 तत्वों को एक्सप्लेन किया था, एक बार जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो एसडीएम का राज, एस का मतलब था सेना, डी का मतलब था दुर्ग, एम का मतलब था महामात्र जो कि वित्त मंत्री था, के ए का मतलब कोष था जो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और उसके बाद में आर का मतलब मैंने राजा बताया था, ए का मतलब मैंने अमात्य बताया था, और जे का मतलब मैंने जनसंख्या बताया था। तो इस तरीके से कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के 7 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। उसके बाद में मैकियावेली ने राज्य के कितने तत्व बताए थे। तो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस जो लिखी उसमें उन्होंने 4 प्रमुख तत्व बताए। वो प्रमुख तत्व कौन कौन से थे। निश्चित भूभाग, सेकंड आपका सरकार, थर्ड आपका जनसंख्या, और फोर्थ आपका संप्रभुता था। उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, राज्य शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था। तो राज्य शब्द का पहली बार उल्लेख अरस्तु के द्वारा किया गया था। अरस्तु कौन थे। तो अरस्तु बच्चों सिकंदर के गुरु थे और प्लेटू के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए राज्य शब्द का पहली बार उल्लेख किसने किया था, तो आप वहां पर अरस्तु ऑप्शन में टिक करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना भारत के किस शास्त्र से की जाती है। तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस की तुलना भारत के जो कौटिल्य के द्वारा, जो विष्णुगुप्त के द्वारा, जो चाणक्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र है उसके साथ की जाती है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, इनकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक कौन सी थी। तो अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक जो थी बच्चों वो वेल्थ ऑफ नेशन थी, जो कि एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। एडम स्मिथ कौन थे। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शाखा पर
जो पुस्तक लिखी उसे वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जाना गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। अमर्त्य सेन का संबंध अर्थशास्त्र की शाखा है। तो अमर्त्य सेन कौन है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अमर्त्य सेन का मैंने पूरा डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया है, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट में दे देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ अमर्त्य सेन जी के बारे में। तो भारत में कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर कार्य करने वाले अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। जैसे एडम स्मिथ जी ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर वेल्थ ऑफ नेशन लिखी, और अमर्त्य सेन जी कल्याणकारी शाखा के अर्थशास्त्री हैं, जिनको भारत में 1998 या 1998 में अर्थशास्त्र की कल्याणकारी शाखा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पे प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब हक, उनके साथ मिलकर के। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो मैंने अभी आपको बताया अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला था। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी। कितनी निर्धारित की थी बच्चों? 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन, धन निकासी, ड्रेन थ्योरी जिसको जाना गया, इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इस बात का उल्लेख किया था कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये जो निर्धारित की थी, उस बात का इन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल इन इंडिया में किया था। उसके बाद में भारत में 1949 में क्या हुआ, पीसीएल महानोबिस जो अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको राष्ट्रीय आय समिति कहा गया। फिर राष्ट्रीय आय समिति ने सिफारिश की। फिर 2 मई 1951 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आय व प्रति आय की गणना किस निकाय के द्वारा की जाती है? तो वो बच्चों सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। तो बच्चों ये तो यहाँ तक आपका पहली क्लास का रिवीजन था। उसके बाद में अब आपको यहाँ से सेकंड क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आइए, सेकंड क्लास का जो लेक्चर है वो है बच्चों भारतीय मुद्रा प्रणाली का इतिहास। आखिर जो भारतीय मुद्रा प्रणाली है उसकी हिस्ट्री क्या है? तो सिंधु सभ्यता से लेकर के आरबीआई तक, यानी जिस समय में हम लोग अभी हैं, ये आरबीआई गवर्न कर रही है यहाँ की भारतीय मुद्रा को। तो सिंधु सभ्यता में कैसी मुद्रा होती थी, वैदिक सभ्यता में कैसी मुद्रा होती थी, मौर्य वंश में कैसी मुद्रा होती थी, जितने भी इतिहास के पीछे के वंश रहे, पीछे के काल रहे, उन सभी की मुद्राओं के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। बिल्कुल भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों सिंधु सभ्यता की जो मानक मुद्रा थी वो सैलखड़ी की बनी थी। यह अधिकांशतः कैसी होती थी? चौकोर होती थी, लेकिन कुछ मुद्रा गोल और बेलनाकार भी प्राप्त हुई। वैदिक सभ्यता की मानक मुद्रा वो निष्क के नाम से जानी गई। निष्क बच्चों क्या था? निष्क एक सोने का टुकड़ा होता था, जिसे महिलाएं अपने गले में आभूषण के रूप में भी प्रयोग करती थीं। तो वैदिक काल में आपकी निष्क जो मुद्रा थी, और सिंधु सभ्यता में शैलखड़ी नाम की मुद्रा प्रचलित थी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में कौन सी मुद्रा चलती थी, तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता में शैलखड़ी नामक मुद्रा चलती थी। जो कैसी थी? जो दिखने में चौकोर होती थी, बेलनाकार थी या वर्गाकार थी। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इसके बाद में एक आपको जो है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश, ये सारे ही सारे जो हैं क्रम से हैं। इनको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक होती है जिसको हसीन मौसुक के नाम से जाना जाता है। हसीन मौसुक। तो हसीन मौसुक में हा हर्यक वंश, सा हसीन, सी आपका शिशुनाग वंश, ना से आपका नंद वंश
मौशुक हो गया यानी मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। मुझे अभी याद आया तो मैंने आपको लेक्चर के बीच में इस चीज़ को बता दिया, लेकिन जब मैं प्रॉपर आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर इसको भी डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में मौर्य काल की मानक मुद्रा क्या थी? तो बच्चों मौर्य काल की मानक मुद्रा जो थी वो पर्ण थी। भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सोने के सिक्के हिंद यूनानियों के द्वारा जारी किए गए थे, जबकि सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किए थे और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने जारी किए थे। तो यहाँ पर तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे पहले लेखयुक्त सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप वहां पर हिंद यूनानी के ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो वहां पर आप उत्तर लगाएंगे कुषाणों के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए, तो आप वहां पर विकल्प लगाएंगे गुप्तों के द्वारा। यानी हिंद यूनानी, कुषाण और गुप्त। हिंद यूनानी की अगर बात की जाएगी तो लेखयुक्त सोने के सिक्के, अगर कुषाणों की बात की जाएगी तो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के, और सर्वाधिक मात्रा की अगर बात की जाएगी तो वहां पर आपके गुप्त वंश के द्वारा जारी किए गए थे। उसके बाद में माता लक्ष्मी की आकृति के सोने के सिक्के जारी किए गए, किसके द्वारा जारी किए गए? मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के द्वारा जारी किए गए थे। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि माता लक्ष्मी के आकृति के सोने के सिक्के किस मुस्लिम शासक के द्वारा जारी किए गए थे, तो आप वहां पर मोहम्मद गौरी ऑप्शन में टिक करेंगे। और अकबर, जो अकबर थे, अकबर के द्वारा राम सीता की आकृति के सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो दो मुस्लिम शासक ऐसे थे जिन्होंने माता लक्ष्मी और राम सीता की आकृति के सोने के सिक्के जारी किए थे। उसी के बाद में बच्चों गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया था। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसके द्वारा जारी किया गया? आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश को मुद्रा प्रणाली का सुधारक भी माना जाता है। जो हमारे इतिहासकार जो मुद्रा सुधारक नेल्सन राइट जी थे, उन्होंने इल्तुतमिश को सबसे ज्यादा, या ये कह सकते हैं सबसे बड़ा मुद्रा सुधारक बताया था। तो इल्तुतमिश पहला शासक जिसने अपनी मुद्रा पर टकसालों के नाम अंकित कराए थे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टकसालों के नाम अंकित कराने वाला पहला शासक कौन था, तो आप वहां पर इल्तुतमिश के ऑप्शन का चयन करेंगे। बच्चों मुद्रा अध्ययन का विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम मुद्रा के अध्ययन की या मुद्रा का अध्ययन करते हैं वो कौन सी शाखा है, तो उसे हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं, जहां पर आपको मुद्रा का अध्ययन करने को मिलता है। यदि किसी को सिक्कों के बारे में, मुद्रा के बारे में अध्ययन करना हो तो वो किस ब्रांच में जाएगा? तो वो न्यूमिस्मेटिक्स की ब्रांच में जाके वहां पर उसका विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट आपका सांकेतिक मुद्रा है। तो सांकेतिक मुद्रा पहले क्या होती है? पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि सांकेतिक मुद्रा होती क्या है। तो बच्चों सांकेतिक मुद्रा जो होती है जिसका धातु का मौद्रिक मूल्य उसके धात्विक मूल्य से अधिक हो, उसे सांकेतिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे धातु का मौद्रिक मूल्य उसके धात्विक मूल्य से अधिक हो, मतलब उदाहरण के तौर पर अगर आपने धातु, मान लीजिए आपने सोना ले लिया आपने, तो सोने के सिक्के पर आप 100 रुपए उसका जो है आपने उस पर मौद्रिक कर दिया, प्रिंट कर दिया कि ये सोने के सिक्के पर 100 रुपए हमने प्रिंट कर दिया। अब इस सोने की सिक्के की वैल्यू है वो मार्केट में 100 रुपए है, लेकिन सोने की वैल्यू आज की डेट में क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा है। तो वो सांकेतिक मुद्रा के रूप में जानी जाएगी, क्योंकि सोने की यानी उसकी धातु की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उस पर जो वैल्यू मेंशन की, जो आपने मौद्रिक मूल्य उसका निर्धारित किया वो कम है। तो ये मुद्रा आपकी कैसी होगी? धात्विक वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, यानी ये मुद्रा आपकी सांकेतिक मुद्रा के रूप में प्रचलित रहेगी, जानी जाएगी। और विश्व में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा किस देश के द्वारा जारी की गई? तो चीन के द्वारा जारी की गई थी। उसके बाद में
चीन ने जारी की। फिर भारत में यह मुद्रा किसके द्वारा जारी की? तो भारत में यह मुद्रा आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी की थी। और शीशे के सिक्के भी जारी किए गए, जो कि आपके सातवाहन वंश के द्वारा जारी किए गए थे। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार व चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया। सोने के सिक्के को क्या कहा गया? दिनार कहा गया, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया था बच्चों। शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। गुप्त काल में ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, तथा शेर शाह सूरी ने चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा चांदी का रुपया, तांबे का दाम किस शासक के द्वारा चलाया गया, तो आप वहां पर शेर शाह सूरी का ऑप्शन चयन करेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार व चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया, प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, चांदी के सिक्के को क्या कहा गया गुप्त काल में, किस नाम से जाना गया, तो वहां पे आप रूपक का ऑप्शन टिक करेंगे। मौर्य काल में सिक्कों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी रूप दर्शक के नाम से जाना जाता था। रूप दर्शक मौर्य काल में जो था वो क्या करता था? सिक्कों का निरीक्षण करता था। तो बच्चों ये अभी तक मुद्रा प्रणाली का आपका यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल जो वीडियो आएगा वो टोटल आरबीआई पे होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे होगा। पूरी उसकी हिस्ट्री होगी, कैसे उसकी स्थापना हुई, कितनी क्या उसके मतलब पूरा डिटेल्स में होगा कल का वीडियो अर्थशास्त्र का। तो हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।